हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है गडगिल रिपोर्ट दोबारा से चर्चा में क्यों। तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से माधव गडगिल की जो रिपोर्ट थी, जो कि पश्चिमी घाट के ऊपर आई थी, वो रिपोर्ट वापस से चर्चा में आ गई है। तो सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं। तो देखिए, खबर यह है कि रायगढ़ में क्या हुआ है कि लैंडस्लाइड हुआ है ना, जो भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से माधव गडगिल की रिपोर्ट, आपको अगर पता हो तो माधव गडगिल की जो रिपोर्ट थी वो पूर्णतः आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीमली पर्यावरण पर फोकस करके बनाई गई थी। और क्योंकि वो एक्सट्रीमली पर्यावरण पे फोकस करके बनवाई गई थी, इस वजह से उसका काफी विरोध भी हुआ था। किस वजह से विरोध हुआ था? विरोध हुआ था विकासात्मक कार्यों के ऊपर, कि ये जो रिपोर्ट है वो इतना ज्यादा पर्यावरण पर उसको फोकस किया गया है, जिसकी वजह से कई सारे विकास के जो कार्य हैं, ठीक है, जो विकास के कार्य हैं वो रुक रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसका काफी विरोध भी हुआ था और इसको बैलेंस करते हुए बाद में कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट भी आई थी। ठीक है, वो सभी कुछ हम विस्तार में चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या है कि ये आपको याद रखना है कि वेस्टर्न घाट पर ये रिपोर्ट जो है वो आई थी। ठीक है, कब आई थी? 2011 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना जो आज का वीडियो है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो कि हमारे लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में है। ये एक P2I बैच है। P2I बैच में जिसमें कि आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट जो तैयारी है वो इसमें कराई जाती है। आप किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो या हिंदी, जिसमें आप चाहें उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ जो फीस रखी गई है वो है 29,999। किसके लिए? इस लाइव फाउंडेशन बैच के लिए। लेकिन उसके लिए यूज करना होगा आपको मेरा कोड ओम लाइव कोड का अगर आपने इस्तेमाल किया तभी ये फीस आपको मिल पाएगी। इस बैच की शुरुआत है जो वो ऑलरेडी 22 तारीख से हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कब तक? 31 जुलाई तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मैं पश्चिमी घाट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं पश्चिमी घाट की बात कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं। चलिए, तो कौन से हैं राज्य भाई? ठीक है, पश्चिमी घाट है कौन सा? ये वाला पोर्शन पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है। तो कौन कौन से राज्य आते हैं देख लीजिए। एक आता है आपका गुजरात, दूसरा आता है आपका महाराष्ट्र, तीसरा आता है आपका गोवा, चौथा आएगा आपका कर्नाटक, पांचवा आएगा आपका केरल और छठवां आएगा आपका तमिलनाडु। याद रखना, यूपीएससी पहले पूछ चुका है, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, प्री का एक फैक्ट है कि कितने राज्य हैं जो वो आपके वेस्टर्न घाट में आते हैं। तो टोटल 6 राज्य हैं, 6 स्टेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं अब आज की गडगिल रिपोर्ट वाली। ठीक है, तो क्योंकि गडगिल रिपोर्ट किस चीज पर आई है? वो आई है वेस्टर्न घाट के ऊपर। वेस्टर्न घाट है जो वो किस तरीके से मतलब जैसे कि आप देखेंगे ना कि लैंडस्लाइड, इस तरह की जो घटनाएं हैं, भूस्खलन से संबंधित जो घटनाएं हैं, ये सब का हिमालय वाला जो रीजन है उधर देखी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट है ये पश्चिमी घाट के ऊपर है, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई पश्चिमी घाट है जो, उसमें भी वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हिमालयन क्षेत्रों में है, वो सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं तो हम इनको टैकल क्यों ना कर लें। ठीक है, तो इन्होंने क्या, माधव गडगिल ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। क्या रिपोर्ट है देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो आपका वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, घाट वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, उसका 64% हिस्सा ऐसा है जिसको आपको इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया, ठीक है, पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही संवेदनशील एरिया है जो वो घोषित किया। उन्होंने कहा कि इसमें से 64% ऐसा एरिया है जो कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसके आपको बनाने होंगे इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो 3 तरह के जोन बना दिए, 1, 2 और 3। क्या? इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन 1, इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन 2
इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन 3, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि 3 जोन बना दिए कि भाई ESZ है जो वो आपको यहाँ पर बनाने होंगे, जिसमें से क्या कहा कि जो पहला वाला है ये तो ऐसा है कि किसी भी तरह का खनन, ठीक है, किसी भी तरह का खनन है जो वो यहाँ नहीं हो सकता। किसी भी तरह का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट आप कह लीजिए, पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ नहीं बन सकते, ठीक है, स्ट्रिक्टली मना कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह 2 और 3 में भी अलग अलग चीजें बताई कि ये चीज यहाँ नहीं हो सकती, ये चीज यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। तो उन्होंने मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि 64% है जो उन्होंने घोषित किया कि ये चीज यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। और इस 64% में आपके ये 6 के 6 राज्य शामिल है। 6 राज्य जो मैंने अभी आपको बताया, ये 6 राज्य हैं जो वो ये 6 राज्य का मिलाकर के एरिया है जो उसका 64% तक इन्होंने बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इसके अलावा देखो इन्होंने क्या कहा, इसके अलावा इन्होंने कहा कि आप यहां पर क्या है कि एक नेशनल लेवल की अथॉरिटी बनानी चाहिए, जो आपका राष्ट्रीय स्तर है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर है जो राष्ट्रीय स्तर की अथॉरिटी बनानी होगी, राष्ट्रीय स्तर की एक अथॉरिटी, नेशनल लेवल की एक अथॉरिटी बनानी होगी जो इस पर काम करेगी, ठीक, एक चीज उन्होंने बोला, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि आपका जो ये ऐसा एरिया है कि एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, अगर एक बार ये खत्म हो गया, खत्म हुआ, एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो इसको वापस से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, दोबारा से वापस नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये किस जोन में आता है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में आता है, हॉट स्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब है कि यहाँ पर जो पानी सारे जो भी एरिया आपको पता चलेगा कि ये सब अभी आप एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना, मैं जितना बता रहा हूँ बस वो बात समझ लो, ठीक है, उतनी समझ में आनी चाहिए आपको। मैंने अभी तक क्या कहा, मैंने कहा कि पश्चिमी घाट के रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए माधव गडगिल की एक रिपोर्ट आई थी। माधव गडगिल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि पूरे जो 6 राज्य हैं जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं, उन 6 के 6 राज्यों में 64% ऐसे एरिया हैं जिसको आपको इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया घोषित करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक आपको राष्ट्रीय स्तर की एक अथॉरिटी बनानी होगी जो कि ये डील करेगी कि वो किस तरीके से क्या क्या चीजें वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही हैं, मतलब निगरानी का काम करेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पर ये है कि उन्होंने ये बात कहा कि अगर ये एक बार खत्म हो गया, ये जो क्षेत्र है यहां पर जिस तरह की चीजें हैं, है ना, वो अगर, क्योंकि एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब वो चीज जो वहीं पाई जाती है और कहीं पाई नहीं जा रही है, ठीक है। तो एक बार अगर वो खत्म हो गया तो उसको दोबारा से पाना या दोबारा से मिल पाएगी वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने यहां पर एक शब्द का नाम लिया, वो है आपका हॉटस्पॉट, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोला जाए। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्पीशी, कुछ ऐसे जीव जंतु जो कि जीव जंतु या आप ये कह सकते हैं फ्लोरा फौना दोनों इंक्लूड कीजिए, है ना, मेरा कहने का मतलब है कि कोई पेड़ भी हो सकते हैं और कोई जीव भी हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो जब वहां पर उनकी मात्रा, ऐसे स्पीशीज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है जो एक ही क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, दूसरी जगह पे अक्सर नहीं पाए जा रहे हैं और जितने भी हैं वो यहीं पाए जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रों को हम क्या करते हैं, हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस शब्द का मतलब, ठीक है। तो हॉटस्पॉट है क्योंकि ये, ठीक है, और क्योंकि ये हॉटस्पॉट है तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको भाई बचाओ, नहीं तो अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा आप ला नहीं पाओगे। इसके अलावा वैल्यू की बात भी उन्होंने कही कि जो आपकी मानवीय मूल्य है, जो, ठीक है, मानवीय मूल्य, मूल्य, ठीक है, जो आपके वैल्यूज हैं, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो भी यहां से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की चीजें पाई जाती हैं, मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु जो पाए जाते हैं, और अगर हमने किसी भी तरीके से इस जगह को खत्म कर दिया तो वो जो हमारी जो चीजें इनके साथ पुरानी चीजें जुड़ी हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पार्ट भी उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह का जो जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप का मतलब समझते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है जो, वो इस क्षेत्र में नहीं उगाई जा सकती।
किसी भी तरह का जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ठीक है, वो इस जगह पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने कही। इसके अलावा मतलब आप हिल स्टेशन भी नहीं, नया कोई हिल स्टेशन जो बने हुए हैं वो ठीक है, कोई भी नया हिल स्टेशन नहीं बना सकते, हिल स्टेशन, ठीक है, कोई भी नया हिल स्टेशन नहीं बना सकते। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी जो नदी यहां से निकल रही है, ठीक है, नदी वो निकल रही है जो, उसका कोई नया डाइवर्जन नहीं करना है अपने को, है ना, कि भाई ये इधर से मोड़ करके उसके रास्ता बदलने की कोशिश की जाए। ठीक है, कोई भी नदी का बहाव नहीं बदलना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हम कैसे बदल सकते हैं नदी का बहाव? सही बात है, नदी खुद ही अपना बहाव बदलती है, लेकिन अगर हम खनन करेंगे, है ना, और जैसे मान ली नदी तो क्या है कि कैसे ढलान की तरफ ही तो बहेगी। अब आपने क्या किया कि एक पहाड़ है उसको क्या है कि तोड़ तोड़ के उसको खत्म कर दिया, तो नदी क्या है, फैलेगी ना पानी, तो उसका बहाव दूसरी तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको नेचुरली रहने देना है जैसा वो चल रहा है। ठीक है, तो ये भी कहा गया कि कोई भी नदी का बहाव है जो उसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, कोई भी जो ऐसी जमीन है जो कि नो फार्म लैंड है, मतलब वहां पर क्या है कि कोई भी कुछ भी नहीं होता, मान लो खेती होती कुछ भी नहीं होती, ठीक है, खाली पड़ी है, लेकिन अगर आप उसको भी आपको फार्म लैंड में यानी कि खेतिहर जमीन में कन्वर्ट नहीं करना है, नो फार्म लैंड। ठीक है, आप या ये कह लो कि कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है नो फार्मलैंड से फार्मलैंड में। कहने का मतलब समझ गए कि नहीं? नो फार्मलैंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई जमीन जो खाली पड़ी है, खेती नहीं होती है, उसको खेती करने युक्त भी नहीं बनाना है। ठीक है, ये क्या रिकमेंडेशन है, ये मत मान लेना कि यार ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये रिकमेंडेशन है कि इस क्षेत्र को अगर आप बचाना चाहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की चपेट से बचाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी होंगी। ठीक है, तो यहां पर एक और बात जो कही गई है वो ये है कि नो फार्म लैंड, ठीक है, नो न्यू फार्म लैंड लिख देते हैं हम, कोई भी नया खेतिहर जमीन आप नहीं बनानी है वहां पर। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर दी गई हैं। अब आप ये सोचो कि जैसे अच्छा हाँ, एक और पॉइंट आप लिख लो, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग मतलब आपकी जैसे एक खेती, मतलब एक फसल, ठीक है, एकल फसल, ठीक है, एकल फसल के लिए उन्होंने मना किया कि ये सब नहीं होना चाहिए। कॉफी, ठीक है, चाय, केले की खेती, ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ नहीं, मसाला हो गया, ठीक है, मसाला, इलायची वगैरह जैसे हो गया, इन सब चीजों के लिए उन्होंने मना किया। ठीक है, तो एक जैसी फसल क्या है कि वहां पे नुकसानदायक हो सकती है, ये चीज उन्होंने मना की। ठीक है, अब आप सोचो कि यार ये सब अगर नहीं किया गया तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, तो यही इसी वजह से कि ये इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान में रख के बनाई गई है, वो सिर्फ पर्यावरण को ध्यान में रख के बनाई गई है। ठीक है, सिर्फ पर्यावरण को ध्यान में रख के बनाई गई है वो रिपोर्ट। तो इसलिए इसकी वजह से वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कहा कि इसके कारण हमारा क्या है कि विकास है जो वो प्रभावित हो सकता है ना, इससे हमारा विकास प्रभावित हो सकता है। तो भाई सॉल्यूशन बताइए उसका कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, लोकल लोगों को इंक्लूड करो, लोकल लोगों को शामिल करो। लोकल लोगों को शामिल करने के लिए कहा गया कि जो सॉल्यूशन है वो ये है कि यहाँ के लोकल लोगों को शामिल करो और देखो यहाँ पे कैसी चीजें हो सकती हैं और कैसी चीजें नहीं हो सकती। मतलब आप ये कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइज करने की बात कही गई। ठीक है, कि इसको क्या करो कि डिसेंट्रलाइज कर दो। ठीक है, विकेंद्रीकरण कर दो इसका, विकेंद्रीकरण। ठीक है, मतलब उसमें लोकल अथॉरिटीज को भी शामिल करो। सिर्फ ऐसा नहीं है, अभी क्या किया गया है, अभी तो यार माधव गढ़गिल कहाँ बैठे हैं, सेंटर पे बैठे हैं, सेंटर से बना करके उन्होंने रिपोर्ट बनाई। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा,
आपने रिपोर्ट भेजी और उस चीज को एज इट इज लागू करते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर विकेंद्रीकरण कीजिए इसका, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें से इंप्लीमेंट करने लायक हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने कहा। इसी के लिए एक और कमेटी है जिसका नाम है कस्तूरी रंगन। ठीक है, कस्तूरी रंगन नाम याद रखना बस, है ना, कस्तूरी रंगन। रंगन कमेटी जो आई उसने एक बैलेंस स्थापित करने की बात करी। ठीक है, उसने बैलेंस स्थापित, ये जो 64% था उसको घटा करके उन्होंने कहा कि नहीं 34% एरिया है जो वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन बनाने के लिए काफी है। ठीक, बस इतना उन्होंने कहा कि ये 64 नहीं, लेकिन हाँ 34% है जो ऐसा एरिया है जहां पे ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है इसमें। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस कोड को स्कैन करना है और मेरे साथ ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और इस कोड को अगर स्कैन किया तो चैनल के साथ आप अटैच हो जाएंगे। और अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं स्टडी IQ में, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है मेरा कोड ओम लाइव, जो कि किसी भी कोर्स पे एप्लीकेबल होता है। चलिए जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।